23वां अध्याय। विश्वविद्यालय से उपाधि की प्राप्ति। तुम दर्शन शास्त्र के अध्ययन की उपेक्षा कर रहे हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम परीक्षा में पास होने के लिए परिश्रम विहीन अंतः प्रेरणा पर निर्भर कर रहे हो। परंतु यदि तुम एक विद्यार्थी की तरह मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस परीक्षा में पास नहीं होने दूंगा। श्रीरामपुर कॉलेज के प्रोफेसर डीसी घोषाल मुझसे सख्ती के साथ बोल रहे थे। यदि मैं उनकी लिखित फाइनल क्लासरूम टेस्ट में पास नहीं होता तो मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाता। ये नियम कोलकाता विश्वविद्यालय के बनाए हुए हैं और श्रीरामपुर कॉलेज उसकी एक संबद्ध शाखा है। भारतीय विश्वविद्यालयों में बीए की परीक्षा में एक विषय में भी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को अगले वर्ष फिर से सब विषयों की परीक्षा देनी पड़ती है। श्रीरामपुर कॉलेज के मेरे प्राध्यापक साधारणतया मेरे साथ अच्छा ही बर्ताव करते थे, यद्यपि उसमें कुछ विनोद की झलक अवश्य होती थी। मुकुंद धर्म में कुछ ज्यादा ही बह गया है, इस प्रकार मेरा आकलन कर वे मुझे कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की मुसीबत से कुशलतापूर्वक बचाते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि फाइनल लिखित टेस्ट मुझे बीए परीक्षार्थियों की सूची से हटाने का काम कर देगी। मेरे सहपाठियों का मेरे बारे में मत उनके द्वारा मुझे दिए गए नाम से ही स्पष्ट था, पागल सन्यासी। प्रोफेसर घोषाल की मुझे दर्शन शास्त्र में अनुत्तीर्ण करने की धमकी को विफल करने के लिए मैंने भी चालाकी की। जब फाइनल टेस्ट के परिणाम घोषित किए ही जाने वाले थे, तभी मैंने एक सहपाठी को अपने साथ प्रोफेसर के कक्ष में चलने के लिए कहा। मेरे साथ चलो, मुझे एक साक्षी चाहिए, मैंने अपने सहपाठी से कहा। यदि प्रोफेसर को अपनी चालाकी से मात देने में मैं सफल नहीं हुआ तो मुझे बड़ी निराशा होगी। जब मैंने पूछा कि मेरी उत्तर पत्रिका पर उन्होंने कितने अंक दिए हैं, तो प्रोफेसर घोषाल ने नकारार्थी सिर हिलाया। जो लोग पास हुए हैं उनमें तुम नहीं हो, उन्होंने विजयी मुद्रा के साथ कहा। उन्होंने अपनी मेज पर पड़े उत्तर पत्रिकाओं के गट्ठे में देखना शुरू किया। इसमें तुम्हारी उत्तर पत्रिका ही नहीं है, परीक्षा में ना बैठने के कारण तुम वैसे ही अनुत्तीर्ण हो गए हो। मैं हंसा। सर, मैं परीक्षा में बैठा था, क्या इस गट्ठे को मैं देख सकता हूं? प्रोफेसर ने असमंजस में पड़कर अनुमति दे दी। मैंने शीघ्र ही अपनी उत्तर पत्रिका ढूंढ निकाली, जिस पर मैंने अपने रोल नंबर के अतिरिक्त पहचान का कोई चिन्ह नहीं छोड़ा था। मेरे नाम की लाल झंडी न दिखने के कारण पाठ्य पुस्तकों के उद्धरणों से अलंकृत ना होने पर भी प्रोफेसर ने मेरे उत्तरों को अच्छे अंक दिए थे। मेरी चालाकी ध्यान में आते ही वे गरज उठे, केवल तुम्हारी किस्मत बलवान है। फिर उन्होंने आशा के साथ कहा, तुम बीए की परीक्षा में अवश्य फेल हो जाओगे। मेरे अन्य विषयों की टेस्ट परीक्षाओं के लिए मैंने कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया था, विशेषकर मेरे प्रिय मित्र एवं चचेरे भाई प्रभास चंद्र घोष से, जो मेरे शारदा चाचा के बेटे हैं। सभी विषयों की अपनी टेस्ट परीक्षा से मैं कष्टप्रद रूप से परंतु सफलतापूर्वक निकल गया। सभी विषयों में मुझे न्यूनतम उत्तीर्णांक जितने ही अंक मिले। कॉलेज की 4 वर्षों की पढ़ाई के बाद अब मैं बीए की परीक्षा में बैठने के योग्य हो गया था, परंतु इस अवसर से कोई लाभ उठा पाने की आशा नहीं के बराबर थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की कड़ी बीए की डिग्री परीक्षा की तुलना में श्रीरामपुर कॉलेज की टेस्ट परीक्षा तो बच्चों का खेल मात्र थी। लगभग प्रतिदिन श्री युक्तेश्वर जी के पास जाने के कारण कॉलेज जाने का मुझे समय ही नहीं मिलता था। अनुपस्थिति की अपेक्षा कक्षा में मेरी उपस्थिति ही छात्रों के विस्मय का कारण बनती। लगभग प्रतिदिन मैं जिस दिनचर्या का अवलंबन करता, उसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे मेरे साइकिल पर निकल पड़ने से होती। एक हाथ में गुरुदेव को अर्पित करने के लिए पंथी छात्रावास के बगीचे से चुने हुए फूल रहते। प्रेम से मुझसे मिलते हुए गुरुदेव दोपहर का खाना वहीं खाने के लिए मुझसे कहते, जिसे मैं नित्य ही अत्यंत तत्परता के साथ स्वीकार कर लेता, ताकि दिन भर के लिए कॉलेज के विचार से मुक्ति मिल जाए। घंटों श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में रहकर उनका अपूर्व ज्ञानोपदेश सुनने या आश्रम के कार्यों में सहायता करने के बाद मैं करीब आधी रात के समय अनिच्छा पूर्वक ही पंथी छात्रावास के लिए प्रस्थान करता। कभी कभी तो रात भर मैं अपने गुरु के साथ ही रहता, उनकी बातों में इतना मग्न होता
कि कब रात का अंधकार भोर के उजाले में बदल गया पता ही नहीं चलता। एक रात लगभग 11 बजे जब मैं छात्रावास में वापसी की अपनी साइकिल सवारी के लिए जूते पहनकर तैयार हो रहा था, तो गुरुदेव ने गंभीर मुद्रा के साथ पूछा, तुम्हारी बीए की परीक्षा कब है? आज से 5 दिन बाद गुरुदेव। तुमने तैयारी तो कर ली है ना? मैं भय से काठ हो गया। हाथ का जूता हाथ ही में धरा रह गया। गुरुदेव, मैंने कहा, आप जानते हैं कि मेरा सारा समय तो प्रोफेसरों के बजाय आप ही के सानिध्य में बीता है। अतः उस कठिन परीक्षा में बैठने का ढोंग रचने से क्या लाभ? श्री युक्तेश्वर जी ने अंतर्भेदी दृष्टि से मेरी आंखों में देखा। तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी, उन्होंने ठंडे निर्णायक स्वर में कहा। हमें तुम्हारे पिताजी को या अन्य रिश्तेदारों को ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहिए जिससे वे आश्रम जीवन के प्रति तुम्हारी अभिरुचि की आलोचना कर सकें। मुझे केवल इतना वचन दो कि तुम परीक्षा में बैठोगे। तुमसे जैसे बने वैसे उत्तर लिख देना। आंसू बेकाबू होकर मेरे गालों पर बह रहे थे। मुझे लगा कि गुरुजी की आज्ञा अनुचित थी और इस ओर ध्यान देने में और कुछ नहीं तो विलंब उन्होंने अवश्य कर दिया था। मैंने सिसकते हुए कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो परीक्षा में तो मैं बैठ जाऊंगा, परंतु अभी उचित तैयारी करने का समय नहीं रहा है। फिर अपने आप से ही मैंने बुदबुदाते हुए कहा, प्रश्नों के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिकाएं भर दूंगा। दूसरे दिन जब मैं सदा की भांति अपने नियत समय पर आश्रम पहुंचा, तो मैंने विषण्ण मन से अपने फूल श्री युक्तेश्वर जी को अर्पित किए। मेरे खिन्न चेहरे को देखकर वे हंसने लगे। मुकुंद, क्या भगवान परीक्षा में या अन्य कहीं तुम्हारी मदद करने में कभी चूके हैं? नहीं गुरुदेव, मैंने उत्साहित होकर उत्तर दिया और साथ ही कृतज्ञतापूर्ण स्मृतियों से मुझ में नव शक्ति का संचार हो गया। कॉलेज में गौरव प्राप्त करने के प्रयास से तुम्हें तुम्हारे आलस्य ने नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति के ज्वलंत उत्साह ने रोका है, मेरे गुरु ने प्रेम से कहा। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने बाइबल के एक वचन को उद्धृत किया, पहले ईश्वर के साम्राज्य को और उसकी नीति परायणता को प्राप्त करने का प्रयास करो, तब अन्य सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अन्य हजारों अवसरों की तरह इस बार भी गुरुदेव के सानिध्य में मेरे मन से बोझ आज फिर हट गया। मध्याह्न भोजन रोज की अपेक्षा थोड़ा पहले खत्म करने के बाद उन्होंने मुझे पंथी लौट जाने की सलाह दी। तुम्हारा मित्र रमेश चंद्र दत्त क्या अब भी तुम्हारे छात्रावास में रहता है? जी गुरुदेव। उससे मिलो, प्रभु उसे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में सहायता करने की प्रेरणा देंगे। ठीक है गुरुदेव, परंतु रमेश इस समय अत्यंत व्यस्त है। उसने ऑनर्स ले रखा है और अन्य छात्रों की अपेक्षा उसका पाठ्यक्रम अधिक है। गुरुदेव ने मेरी शंकाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे लिए रमेश समय निकाल लेगा, अब तुम जाओ। मैं साइकिल से पंथी वापस लौटा। छात्रावास के अहाते में पहुंचते ही जिस प्रथम व्यक्ति से मेरी भेंट हुई वह था मेधावी रमेश। झिझकते हुए किए गए मेरे अनुरोध को उसने ऐसी तत्परता के साथ स्वीकार किया जैसे उसके पास समय ही समय हो। अवश्य, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं। उस दिन और उसके बाद के प्रत्येक दिन उसने मुझे मेरे विभिन्न विषयों की परीक्षा के लिए तैयार करने में कई घंटे व्यतीत किए। एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा में अनेक प्रश्न चाइल्ड हेरल्ड द्वारा अपनी यात्रा के लिए अपनाए गए रास्ते से संबंधित होंगे। हमें तुरंत एक एटलस लाना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी शारदा चाचा के घर गया और एक एटलस मांग लाया। रमेश ने यूरोप के नक्शे में उन सभी स्थानों पर चिन्ह लगा दिए जहां जहां बायरन का वह रूमानी यात्री गया था। जब रमेश मुझे बता रहा था तब कुछ सहपाठी उसके मार्गदर्शन को सुनने के लिए हमारे आसपास जमा हो गए थे। उस बैठक के अंत में उनमें से एक ने मुझसे कहा, रमेश तुम्हें गलत सलाह दे रहा है।
साधारणतया केवल 50% प्रश्न ही पुस्तकों के बारे में होते हैं। अन्य आधे प्रश्न लेखकों की जीवनी से संबंधित होते हैं। जब परीक्षा भवन में अंग्रेजी साहित्य का प्रश्न पत्र मेरे हाथ में आया तो उस पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहकर उसे भिगोने लगे। उस कमरे के परीक्षा पर्यवेक्षक मेरे पास आकर सहानुभूति पूर्वक पूछताछ करने लगे। मैंने उन्हें बताया, मेरे महान गुरु ने पहले ही मुझे बता दिया था कि रमेश मेरी सहायता करेगा। और देखिए, रमेश ने मुझे जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना बताई थी, वही सब प्रश्न इस प्रश्न पत्र में आए हैं। फिर मैंने आगे कहा, मेरे सौभाग्य से इस साल बहुत कम प्रश्न अंग्रेज लेखकों के बारे में हैं, जिनका जीवन मेरे लिए तो गहरे रहस्य में ही लिपटा हुआ है। जब मैं परीक्षा देकर छात्रावास लौटा तो छात्रों ने मुझे देखकर जोर से हर्ष ध्वनि की। जो लड़के रमेश के मार्गदर्शन में विश्वास करने के कारण मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वही जोर जोर से मेरा अभिनंदन करके मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। परीक्षा के पूरे सप्ताह में मैं यथासंभव अधिक से अधिक समय रमेश के साथ ही बिताता रहा, जो मुझे प्रोफेसरों द्वारा प्रश्न पत्र में डाले जा सकने वाले संभाव्य प्रश्न बताता रहा। दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रश्न पत्र में रमेश के बताए हुए प्रश्न लगभग उसी के शब्दों में आते रहे। कॉलेज में बिजली की तरह यह बात फैल गई कि चमत्कार जैसा कुछ घटित हो रहा है और हमेशा अनमने से रहने वाले पागल सन्यासी का परीक्षा में उत्तीर्ण होना संभव लग रहा है। मैंने कुछ भी छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्रों में कोई फेरबदल करना स्थानीय प्रोफेसरों के हाथ में नहीं था। एक दिन सुबह अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा के विषय में सोचते हुए अचानक मेरे ध्यान में आया कि मैंने एक बड़ी भारी भूल कर दी थी। कुछ प्रश्न दो भागों में विभाजित किए गए थे, क या ख तथा ग या घ। प्रत्येक विभाग के एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बजाय मैंने प्रथम विभाग के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए थे और दूसरे विभाग को लापरवाही से पूर्णतः अनदेखा कर दिया था। उस परीक्षा में मुझे अधिक से अधिक 33 अंक मिल सकते थे। न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 से 3 अंक कम। मैं सीधा गुरुदेव के पास पहुंच गया और उन्हें अपनी भूल बता दी। मैंने कहा, गुरुदेव, मैंने अक्षम्य भूल कर दी है। मैं रमेश के माध्यम से मिली ईश्वरीय कृपा के योग्य नहीं हूं। मैं बिल्कुल अपात्र हूं। मुस्कुराओ मुकुंद। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में चिंता का लवलेश भी नहीं था। उन्होंने नीले आकाश की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, सूर्य चंद्र आकाश में अपने स्थानों की अदला बदली कर सकते हैं, परंतु तुम्हें विश्वविद्यालय की उपाधि मिलना नहीं रोक सकता। हिसाब करने से तो पास होना असंभव लग रहा था। तथापि मैं जब आश्रम से बाहर निकला तो मेरा मन काफी शांत हो गया था। एक दो बार मैंने सशंक मन से आकाश की ओर देखा। सूर्य अपनी प्रचलित कक्षा में ही सुस्थित लग रहे थे। जब मैं पंथी पहुंचा तो एक सहपाठी का स्वर मेरे कानों में पड़ा। मैंने अभी अभी सुना है कि इस वर्ष पहली बार अंग्रेजी साहित्य में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्णांक को घटा दिया गया है। मैं इतनी तेजी से उस लड़के के कमरे में घुसा कि उसने घबराकर ऊपर देखा। मैंने अत्यंत उत्सुकता के साथ उससे पूछा। उसने हंसते हुए कहा, जटाधारी साधु महाराज, पढ़ाई लिखाई में अचानक इतनी उत्सुकता क्यों? अंतिम क्षण में रोने धोने से क्या लाभ? परंतु यह सच है कि उत्तीर्णांक को घटाकर 33 कर दिया गया है। खुशी के मारे उछलता कूदता मैं अपने कमरे में पहुंचा और जमीन पर घुटने टेककर अचूक गणितीय हिसाब के लिए अपने परम पिता की स्तुति करने लगा। प्रतिदिन रमेश के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करती एक आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति के बोध से मैं रोमांचित हो उठता। बंगाली भाषा की परीक्षा के संबंध में एक उल्लेखनीय घटना हुई। एक दिन प्रातः जब मैं छात्रावास से निकलकर परीक्षा के लिए कॉलेज की ओर जाने लगा तो रमेश ने मुझे पुकारा। उसने मुझे बंगाली भाषा के विषय में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया था। वहां रमेश तुम्हारे लिए चिल्ला रहा है, एक सहपाठी छात्र ने अधीर होकर कहा। अब वापस मत जाओ, वरना हम लोगों को परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। उसकी बातों की ओर कोई ध्यान न देकर मैं छात्रावास भवन की ओर दौड़ पड़ा। रमेश ने कहा,
हमारे बंगाली लड़के साधारणतया बंगाली भाषा में आसानी से पास हो जाते हैं, परंतु मेरे मन में अभी अभी ऐसी शंका उठी है कि इस वर्ष अपेक्षित पठन की पुस्तकों से प्रश्न पूछकर प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों की बलि चढ़ाने की योजना बनाई है। उसने पर 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध बंगाली समाज सेवक विद्यासागर के जीवन की 2 कहानियां संक्षेप में बताई। रमेश का धन्यवाद कर मैं तुरंत साइकिल से कॉलेज पहुंचा। वहां मैंने देखा कि बंगाली के प्रश्न पत्र में 2 विभाग थे। पहले विभाग में लिखा था, विद्यासागर के समाज कार्य की 2 घटनाओं का वर्णन करो। जब मैं अभी अभी ज्ञात हुई कहानियों को उत्तर पत्रिका पर उतार रहा था, तो मन ही मन धन्यवाद करने लगा कि अंतिम क्षण में भी मैंने रमेश की पुकार का मान रखा था। विद्यासागर के कल्याण कार्यों, जिनमें अब एक मेरे प्रति भी हो गया था, से यदि मैं अनभिज्ञ रहता तो बंगाली भाषा में मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाता। प्रश्न पत्र के दूसरे विभाग में लिखा था, बंगाली में उस व्यक्ति के जीवन पर निबंध लिखो जिससे तुम्हें सर्वाधिक प्रेरणा मिली हो। निबंध के लिए मैंने किसे चुना, इसके बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जब मैं पृष्ठ पर पृष्ठ अपने गुरु की प्रशंसा से भरता जा रहा था, तो अपने आप से बुदबुदाकर की हुई उस भविष्यवाणी को सच होते देख मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। प्रश्नों के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिकाएं भर दूंगा। दर्शन शास्त्र के मेरे पाठ्यक्रम के विषय में रमेश से कुछ पूछने की इच्छा मेरे मन में नहीं आई थी। श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में मिले दीर्घ प्रशिक्षण पर मुझे इतना भरोसा था कि पाठ्य पुस्तकों के विवरणों को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। सब विषयों में मुझे सबसे अधिक अंक दर्शन शास्त्र में ही मिले। अन्य विषयों में मुझे केवल उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक ही मिले। यहां यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष होता है कि मेरे निस्वार्थी मित्र रमेश को उसकी अपनी ऑनर्स की डिग्री उच्च अंकों के साथ मिली। मेरे स्नातक होने पर पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने स्वीकार किया, मुकुंद, तुम अपने गुरु के साथ इतना अधिक समय व्यतीत करते थे कि मुझे तुम्हारे उत्तीर्ण होने की कोई आशा नहीं थी। गुरुदेव ने मेरे पिताजी की अव्यक्त आलोचना को ठीक ही ताड़ लिया था। वर्षों से मेरे मन में संदेह बना हुआ था कि मैं अपने नाम के बाद बीए के अक्षर जुड़े कभी देख भी पाऊंगा। इस उपाधि का उल्लेख करते समय हमेशा ही मेरे मन में यह विचार आए बिना नहीं रहता कि मुझे यह ईश्वर की ओर से उपहार स्वरूप मिली है, जिसके पीछे कोई गूढ़ कारण है। कभी कभी मैं कॉलेज में पढ़े लोगों को ऐसा कहते सुनता हूं कि उन्हें अपने रट रट कर प्राप्त किए ज्ञान का बहुत अल्प अंशी उपाधि मिलने के बाद याद रह पाता है। उनकी इस स्वीकारोक्ति से मुझे अपनी निसंदिग्ध शैक्षणिक अपूर्णता के विषय में थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है। जून 1915 के जिस दिन मुझे कोलकाता विश्वविद्यालय की उपाधि मिली, उस दिन अपने गुरु के चरणों में सिर नवाकर मैंने उनके जीवन से अपने जीवन में प्रवाहित होने वाली सभी अनुकंपाओं के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उठो मुकुंद, उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा। बात केवल इतनी है कि प्रभु को सूर्य चंद्र के स्थानों की अदला बदली करने के बजाय तुम्हें स्नातक बना देना ज्यादा आसान लगा।